हाय, राधे राधे। मैं हूं आपका अपना टोपी वाला ब्लॉगर भाई। आज आप लोगों को हमारे इस ब्लॉग में पार्ट 2 इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार का दूसरा भाग पार्ट 2 इंटरव्यू आप देखने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी दर्शकों का टोपी वाला ब्लॉगर भाई यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और आप लोगों का जो सवाल था हमसे पर्सनल व्यक्तिगत फ़ोन पे और कमेंट में, वो सारे सवाल का जवाब आज मिलने वाला है कि नेताजी से फिर से मुलाकात हो गई है और पार्ट 2 इंटरव्यू के लिए आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आज मैं नेताजी से पूछने वाला हूं बड़ा खट्टा मीठा चटपटा सवाल, और कि देखते हैं नेताजी, आज नेताजी से मैं पूछने वाला हूं खट्टा मीठा तीखा सवाल और नेताजी का जवाब किस हद तक मिलता है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं नेताजी से ही पूछते हैं। अध्यक्ष जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। हरैया ब्लॉक में 1 तारीख को आपका बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। 1 फरवरी को कैसा कार्यक्रम है, आपसे हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो आज गरीबों, पिछड़ों, दलितों के बिहार के मसीहा, सामाजिक न्याय के पुरोधा, बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन समर्पित करते हुए देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, जनपदवासियों को बहुत बहुत बधाई। 1 फरवरी दिन रविवार 2026 को आजमगढ़ के हरैया ब्लॉक में हम लोगों का एक संविधान पर चर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री मनोज यादव जी, संगठन के महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनिल यादव जी, वीरेंद्र कुशवाहा जी, ओम प्रकाश ठाकुर जी और तमाम प्रदेश के बड़े पदाधिकारियों का आगमन होने जा रहा है। जनपद से लेकर के प्रदेश के नेताओं का आगमन और संविधान पर चर्चा होना तय है। इसका मुख्य कारण क्या है कि वर्तमान जो सरकार चल रही है, यह सरकार संविधान विरुद्ध कार्य कर रही है और हमारे जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं ये मार्ग से भटक रहे हैं और इनके अंदर एक प्रकार का भ्रम फैला करके कांग्रेस की नीतियों को दबाने का प्रयास चल रहा है। कांग्रेस ने जो अपने शासनकाल में इस देश के हित में काम किया था, जो हमारे महापुरुष हैं, उनको इतिहास के पन्ने से मिटाने के लिए ये वर्तमान सरकार प्रयास कर रही है। जैसे आप लोगों के बीच में इस समय हमारी पार्टी इसको लेकर के गांव-गांव जा रही है। आपने देखा है कि मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजना को वर्तमान सरकार ने नाम बदलने का काम किया है। उसके पीछे मंशा जो है वो स्पष्ट है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को और उनके विचार को मारने का प्रयास है, क्योंकि ये लोग नाथूराम गोडसे की नीतियों पर चल करके इस देश के गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक को, नौजवानों के हक को छीनना चाहते हैं, छात्रों के हक को छीनना चाहते हैं। वर्तमान सरकार संविधान को समाप्त करना चाहती है, क्योंकि
वर्तमान सरकार राजतंत्र में विश्वास करती है और आजादी के बाद हमारे महापुरुषों ने, देश के महापुरुषों ने बिना किसी भेदभाव को लोकतंत्र की स्थापना किया। लोकतंत्र स्थापित करने का उद्देश्य यह है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मुख्य धारा से जुड़े, उसके अधिकार सुरक्षित हों, उसके व्यवसाय सुरक्षित हों, उसका परिवार सुरक्षित हो और विकास के रास्ते पर तेजी से चलते हुए देश के विकास में अपना योगदान सुरक्षित करे। संविधान इस देश की मूल आत्मा है और संविधान ही नहीं रहेगा तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा। देश में अराजकता का माहौल पैदा हो जाएगा, क्योंकि संविधान नियम लागू करता है और नियम व्यक्ति के अंदर अनुशासन पैदा करता है। और जिस समाज में, जिस देश में अनुशासन नहीं, जी, कानून का राज नहीं, निश्चित रूप से वहां धर्मवाद हावी रहता है, कट्टरता हावी रहती है। धर्म का होना भी आवश्यक है, क्योंकि धर्म भी नीति और अनुशासन, नियत निर्धारित करता है, लेकिन उसमें अंधविश्वास जो घुसेड़ा जा रहा है, जो लाया जा रहा है, लोगों के अंदर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे संविधान को प्रभावित किया जा रहा है। समाज के लिए भी घातक है। समाज और राष्ट्र दोनों के लिए घातक है, क्योंकि कट्टरता एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का विषय है। एक धर्म दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करता, वो अपने धर्म को बड़ा कहेगा, वो अपने धर्म को बड़ा कहेगा, इससे अस्थिरता पैदा हो। तो इस तरीके से हम जो हमारा संविधान पे चर्चा और कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, मैं आपके माध्यम से यह अपील करूंगा कि क्षेत्र के अधिक से अधिक लोग वहां आए और हमारे नेताओं के विचारों को सुने। संविधान इस क्षेत्र के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए, नौजवान के लिए, महिला के लिए, मजदूर के लिए क्यों आवश्यक है, उसका क्या महत्व है, इसी पे चर्चा होनी है। हमारी चर्चा कोई इस तरीके की चर्चा नहीं है जिसमें धार्मिक उन्माद कहीं से हो या जातिगत राजनीति हो। हमारी जो चर्चा, हमारा जो सम्मेलन होना है, वो राष्ट्र को सर्वोपरि माना गया है। हमारे जो पूर्वज हैं, स्वर्गीय मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, राजीव गांधी जी और तमाम महापुरुष, कर्पूरी ठाकुर जी, लोहिया जी, आजाद भगत, जो आजाद कराने के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दिया देश के लिए, उनका एक सपना था। सपना यह था कि हम एक माले के रूप में, माला समझ रहे हैं जी, जैसे कई फूलों का गुच्छा बना करके माला तैयार किया जाता है, इस हिंदुस्तान की संस्कृति है सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक गुलदस्ते की तरह से सजा कर इस देश में, देश के विकास में अपना योगदान करना, यह हमको संविधान सिखाता है। अनेकता में एकता, अनेकता में एकता ही हमारी विशेषता है।
लेकिन जो वर्तमान सरकार है वह स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, सत्ता में रहने के लिए इस ताना बाना को, इस गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने का प्रयास कर रही है। उसका कुंठित प्रयास है। हिंदुस्तान के लोग जागरूक हैं, शिक्षित समाज है। यहाँ पे सबको पता है कि ये लोग चाहते क्या है। यहाँ के गरीब को गरीब बनाए रखना, पिछड़े को पिछड़े बनाए रखना। आपने देखा इनका कितना छोटा सूक्ष्म कुंठित प्रयास है कि बैकवर्ड को भी अति बैकवर्ड, दलित में भी अति दलित करके समाज को बांटने का ही काम है। यही नहीं, जिस आरक्षण का ये लोग विरोध करते हैं उन्हीं आरक्षित व्यक्तियों के हक की हकमारी करने के लिए ये आरक्षण अलग से लागू भी करते हैं। सवाल यह नहीं है, आप आरक्षण का विरोध मत करो। हम आपका निजी विरोध नहीं कर रहे हैं, सिद्धांतों का विरोध होता है। और सत्ता का विरोध, आपके सही कामों की हम प्रशंसा भी करते हैं। ऐसा नहीं केवल हम विरोध करते हैं, और जो विरोध करने के लायक है उसका संविधान के दायरे में रह करके हम विरोध भी करते हैं। हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, डॉक्टर अंबेडकर जी को मानने वाले लोग। अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं तो निश्चित रूप से हम संविधान को मानते हैं, उसका पालन करना जानते हैं। कांग्रेस के खिलाफ इन लोगों ने इस तरीके से माहौल बना रखा है, आप लोगों के माध्यम से भी, आरएसएस के माध्यम से भी, कि कांग्रेस ने देश को केवल लूटा है, जबकि कांग्रेस ने तिनका तिनका जोड़ करके इस देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस ने ही तमाम रेलवे स्टेशन से लेकर के, तमाम अनुसंधान केंद्रों से लेकर के, तमाम योजनाओं को ला करके इस देश के गरीबी से, देश के लोगों को गरीबी से बाहर लाने का काम किया है। यह वर्तमान सरकार नौजवानों के लिए नौकरी नहीं पैदा कर सकती। यह वर्तमान सरकार लोगों के लिए उद्योग धंधे नहीं ला सकती। यह सरकार नौजवानों के विषय में नहीं सोचना चाहती। ये केवल निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार रही, हमारे एक भी जिले में निजी कार्यालय नहीं है। ये एक एक जिले में, पूरे देश में बीजेपी ने चंद समय में अपने करोड़ों करोड़ों का कार्यालय खोल लिया, और उसका लेखा जोखा नहीं बता सकते हैं कि ये कहाँ से पैसा आ रहा है। जिस तरीके से पीएम फंड का नहीं आ रहा, पीएम केयर फंड का। तो यह सरकार किसी भी तरह से किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। आपने देखा यूरिया का रेट बढ़ा करके उसका वजन कम कर दिया, महंगाई चरम सीमा पे है। नौकरी के लिए, जैसे अब देखिए उत्तर प्रदेश में कई जो वर्तमान सरकार है शिक्षकों की भर्ती नहीं ला रही है। नौजवान छात्र तमाम डिग्री लेकर के घूम रहे हैं कि हम आवेदन कहाँ से करें। इसका दुष्परिणाम ये होगा कि आने वाले कल में लोगों के दिलो दिमाग से शिक्षा शब्द निकलने लगेगा। क्यों शिक्षित होगा कोई जब आप व्यवसाय, कल कारखाने स्थापित नहीं करोगे, आप नौकरी के लिए आवेदन मांगोगे नहीं, आप भर्ती करोगे नहीं, तो आदमी शिक्षित उतना ही शिक्षा लेगा जितना से वो पढ़ लिख सके। उस जो टेक्निकल शिक्षा होनी चाहिए, जो प्रोफेशनल शिक्षा होनी चाहिए, जो मतलब हायर एजुकेशन की जो उच्च शिक्षा है, उससे वंचित होंगे लोग। इतनी महंगी शिक्षा हो रही है। सरकारी आप विद्यालयों का दुर्दशा देखेंगे, किसी भी डिग्री कॉलेज में चले जाइए, किसी भी प्राइमरी स्कूलों में चले जाइए, जूनियर हाई स्कूलों में चले जाइए, कहीं कहीं तो टीचर है ही नहीं है, और कहीं है भी तो इस तरीके का माहौल बना दिया गया है कि लोग कॉन्वेंट के विद्यालयों पर ही और प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाना उचित समझ रहे हैं। क्यों कि हमारे जो शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, उनके पास सरकारी कामों का इतना बोझ है कि कई बार लोग आत्महत्या करते हैं काम नहीं कर पाने की स्थिति में। विद्यालय का काम करें कि सरकार का काम करें कि गणना का काम करें कि जनसंख्या गणना का काम करें कि SIR करें
या वोटर लिस्ट बनाएं या उनको पोलियो ड्रॉप पिलवाने में सहयोग करें। मतलब इतना लोड ओवरलोड उनको किया जा रहा है कि वो शिक्षा तो बिल्कुल वो उनसे दूर है, पढ़ाने की बात सोच ही नहीं सकते। नेताजी, मैं आरएसएस के लोगों से और बीजेपी वालों से भी मिला हूं, उनका आरोप एक ही रहता है कि कांग्रेस ने किया ही क्या है। अब आपके हिसाब से तो जो भी कुछ किया है वो कांग्रेस से ही किया है। अगर देशभक्त है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी आरएसएस जो है कि देश के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो कतई हम नहीं कह सकते कि उनका जो आरोप है कि कांग्रेस के लोग ही केवल देशभक्त हैं। देश में रहने वाला वह प्रत्येक व्यक्ति देशभक्त है जो राष्ट्र हित में सोचता है। और जब आजाद भारत नहीं था तो बीजेपी के लोग थे ही नहीं, और जो आरएसएस विचारधारा को मानने वाले लोग थे वह अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का काफिला कहाँ जा रहा है, कौन सी योजनाएं बना रहा है, किस तरीके से देश की आज़ादी के लिए लड़ाई की भूमिका बन रही है, इन सब की मुखबिरी अंग्रेजों को करने का काम ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने ही किया है। और जहाँ तक देश के विकास का सवाल है तो मेरा मानना है कि कांग्रेस सत्ता में रही है तो जितने दिन कांग्रेस सत्ता में रही तो उसकी मूल भावना थी कि देश के लोगों को और जब हम अवसर प्रदान करेंगे काम करने के लिए तो ऑटोमेटिक देश का विकास होगा। कांग्रेस ने देश में नवरत्न नाम से फैक्ट्री लाने का काम किया। कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो प्राइवेट कंपनियां अच्छी थी, राष्ट्र हित में अपना योगदान कर रही थी, उसका राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, सारी अधिकतम संस्थाओं को सरकारी करने का काम किया ताकि हमारे लोगों को काम का अवसर ईमानदारी से मिल सके और न्यायपूर्ण तरीके से मिल सके। और आरक्षण की भी व्यवस्था दिया। हमारे जो नायक हैं उन लोगों का सपना कहीं भी दूर दूर तक जातिगत नहीं था। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके राजनीति नहीं की। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक रास्ते पर ला करके हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी के रूप में देखने का काम किया। हम भारतवासी हैं, ये हमारा नारा था। लेकिन जो वर्तमान में सरकारें हैं या बीजेपी आरएसएस के मानने वाले लोग हैं वो बहुसंख्यक आबादी को देश के बाहर का बताते हैं। हमारा विरोध इस बात का है, आज़ादी में जितना योगदान मुसलमानों ने किया है उनकी कुर्बानी को नकारा कैसे जा सकता है। जितना हिंदू किया उतना मुसलमान किया। आप किसी भी देश की लड़ाई का जब मामला आपके सामने आएगा या कोई बड़ा आंदोलन होता है तो उसका मुखिया एक होता है, लेकिन लड़ने वाले अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक समुदाय, अनेक क्षेत्र, अनेक राज्य से लोग रहते हैं, लेकिन उसका श्रेय जाता किसी एक ही को है जो उसका अगुवाई करता है। कांग्रेस ने वो किया है जो आरएसएस और बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। उनके रगों में कांग्रेस का नमक है। 3 पीढ़ियां उनकी पेंशन के नाम पर देश की मुख्य धारा से जुड़ी रही हैं। जो लोग सरकारी नौकरियों में थे, सरकार ने उनकी व्यवस्था किया कि उनके नहीं रहने पर उनके परिवार के लोगों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इसलिए पेंशन की व्यवस्था किया, मृतक आश्रित नौकरियों की व्यवस्था किया। आज वर्तमान सरकार मृतक आश्रित की नौकरी की वो समाप्त करना चाहती है, पेंशन समाप्त कर दी है। न्यू पेंशन के नाम पे जिस तरीके से छलावा हो रहा है कर्मचारियों के साथ, उस दर्द को कई बार कर्मचारी संघों ने उठाया है, लेकिन ये सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने इस देश के लोगों को किस तरीके से अधिकार दिया और किस तरीके से विकास के रास्ते पे लाया। कांग्रेस ने जनरल सुरक्षा के नाम पर शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, आपको अधिसूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार जो कानून लाया, ये तमाम ऐसे हथियार हमने देश के लोगों को देने का काम किया है जो बिना किसी संघर्ष के आपकी बातों को जानने का उसको पूरा पूरा अधिकार है। वो चाहे सरकार का कोई बड़ा से बड़ा मंत्री हो, बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, आप उसके अधिकार में रह करके आप देश की हर वो चीज जान सकते हैं जिससे देश को खतरा नहीं हो। तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान है, क्योंकि कांग्रेस के लोग कट्टरता को धारण नहीं करते। कांग्रेस के लोग ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सलामत दे भगवान, सब में आस्था रखते। और कांग्रेस ने सबको अपने विचारों को फैलाने के लिए स्वतंत्रता दे रखा था। कांग्रेस ने, अगर कांग्रेस से आती तो आरएसएस नहीं रह पाती, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि अगर हम अपने विरोधियों को नहीं रखेंगे तो किसी भी तरह से हमारे अंदर अहंकार हो जाएगा, हमको लगेगा कि हम जो भी कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं। विरोधी को होना आवश्यक है, क्योंकि विरोधी ही आपकी कमियों को उजागर करता है। लेकिन वर्तमान सरकार अपने विरोधियों को मिटाना चाहती है, उनको जेलों में डालना चाहती है, उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो मन की बात करते हैं, लेकिन लोगों की बात सुनना नहीं चाहते। पत्रकारों से कभी वार्ता नहीं करेंगे कि हम उनका क्रॉस क्वेश्चन सुने, उनके विषय को, या जनता की कोई बात हो तो उसको सुनने का काम करें। वो अपनी बात केवल थोपना जानते हैं, वो हिटलर शाही है। इसी तरह से राजा हुआ करते थे, वो अपना जो चलाना चाहते थे वो बोल देते थे, वही मानना पड़ता था। तो लोकतंत्र की समाप्ति किसी भी प्रकार से देश हित में नहीं है। संविधान की रक्षा के लिए ही हम लोग बीड़ा उठाए हुए हैं, हमारी सत्ता के लिए नहीं। हम तो हमारे जो कल्चर में है, जो हमारे कांग्रेस के लोगों के विचार में है, विचारधारा में है, कि हम सरकारों के लिए नहीं संघर्ष करते हैं, हम राष्ट्र हित में संघर्ष करते हैं, दुनिया के अंदर अपने देश के लोगों को स्थापित करने के लिए करते हैं, देश की उन्नति के लिए संघर्ष करते हैं, देश में भाईचारा और एकता कैसे स्थापित हो इसके लिए हम करते हैं। ये किसी भी तरह से उन्माद को कहीं भी हमारे पार्टी में स्थान नहीं है, और ना ही हमारे देश में किसी तरह से इस तरीके से हमारे पार्टी में कोई नीति इस तरीके से है जहाँ पे बंटवारे की कोई बात। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा नेताजी ये है कि आप लोग जिस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार कार्यक्रम कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के हो रहे हैं, तो इसमें संविधान आपका मुद्दा है और देश में भ्रष्टाचारी, चोरी, डकैती, बलात्कार और जो है कि युवा बेरोजगार है, यही सब तमाम मुद्दे आपको मिल रहे हैं। लेकिन मजदूर और किसानों के ऊपर आपका ध्यान कम जा रहा है। हालांकि ये जो है कि कांग्रेस की नीति थी कि वो मजदूर को और किसानों पर विशेष बात करती थी और उनके लिए एक पग ज्यादा चलने का कार्य करती थी। ये मुद्दा कहीं आप लोग के नज़र में आप लोगों से ही फीका तो नहीं पड़ रहा है? नहीं, ये बात बिल्कुल निराधार है। कांग्रेस गांव गरीब की बात करती है, कांग्रेस व्यक्ति विशेष की बात नहीं, समाज की बात करती है। और गांव का जब विकास होगा
तो उसमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा। ऐसा नहीं कि केवल किसान का विकास होगा, केवल और लोगों का नहीं होगा। मान लीजिए हमारे यहाँ किसान छोटे छोटे किसान हैं, काश्तकार हैं, और सरकार के आंकड़े में बड़े काश्तकार ही किसान माने जाते हैं। तो हम तो किसानों की ही बात कर रहे हैं ना। जब हम यूरिया की बात करते हैं, हम खाद बीज की बात करते हैं, हम उन्नतशील कृषि यंत्रों की बात करते हैं, तो उसमें किसान कहाँ रह जाता है बाकी। हम जब उद्योग धंधे की बात करते हैं तो किसान का बेटा ही तो परिवार का ही व्यक्ति तो जाता है उसमें काम करने। उसमें कोई उद्योगपति का लड़का तो काम नहीं करता, वो तो संचालित करता है। तो हमारी कांग्रेस की नीति ही है किसानों के लिए, बुनकरों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीब से गरीब व्यक्तियों के लिए। हमारी नीति ही है कि देश में रहने वाले अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना ही हमारी नीति है। और इसके लिए हम ओबीसी कांग्रेस कमेटी के माध्यम से पूरे जनपद स्तर पर और पूरे देश स्तर पे राहुल जी का मानना है, प्रियंका जी का मानना है, हमारे सभी बड़े नेताओं का मानना है कि हर न्याय पंचायत स्तर पे हम चौपाल लगा रहे हैं। हर ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक स्तरीय कमेटी गठित करके कार्यक्रम दे रहे हैं। तो गांव से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के, तहसील से लेकर के, जिले स्तर से लेकर के, मंडल स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक हमारे निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं। और ये जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। लोगों के अधिकार की सुरक्षा के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। और जो काम हमारे अधूरे हैं उनको सरकार में आने के बाद करने का वादा लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्योंकि केवल कांग्रेस के लोग वादा नहीं करते हैं, काम करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से यह आरोप बिल्कुल निराधार है। और आपकी जानकारी के लिए और ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के लिए योजनाबद्ध तरीके से विकास करना चाहती है, वैज्ञानिक आधार पर विकास करना चाहती है, शैक्षणिक माहौल को बना करके विकास करना चाहती है, लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति को ला करके विकास करना चाहती है, लोगों के अंदर भाईचारा स्थापित करके, कौमी एकता स्थापित करके, देश की एकता और अखंडता को कायम करके एक सूत्र में पिरो करके कांग्रेस देश की उन्नति चाहती है और लोगों के चेहरे पर खुशहाली चाहती है। नौजवान हर हाथ को काम देने का हमारा इरादा है और लोगों को एक साथ जोड़ करके देश की एकता और अखंडता को कायम करने का लक्ष्य है। इन तमाम बातों को लेकर के हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के साथ चौपालें कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से लोगों के बीच में अपनी भावनाओं को पहुंचाने का भी हम काम कर रहे हैं। आपके सहयोग से लोगों के बीच में अपने विचारों को रखने का काम कर रहे हैं। इन सब तमाम बातों को लेकर के हम लोग जनता की आवाज़ बनने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सब शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके दर्शकों को, आप सबको धन्यवाद और राष्ट्र हित में सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी हाँ, आपने देखा पार्ट 2 इंटरव्यू साक्षात्कार का दूसरा भाग। ये रहे आपके आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष ओबीसी विभाग के कांग्रेस पार्टी के। तो इनसे हमने बहुत कुछ पूछा जो आपने सुना। हमारी क्या गलती रह गई, कौन सा सवाल नहीं पूछ पाए, क्या और पूछना चाहिए था, और सब आप कमेंट में बताएंगे। आप हमारे गार्जियन हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिए, मुझे पावर मिलता है। विदाई के वक्त चलते चलते टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।